inside electric fields. ये बात बड़ी इंट्यूटिव सी है, मतलब ये बात बड़ी कॉमन सेंस वाली है, बड़ी आराम से हम ये बात समझ भी सकते हैं, और अगर मैं ना भी बताऊं तो कोई मसला नहीं है जी, ये बातें बड़ी आसानी से समझ आने वाली चीजें हैं। इमेजिन करते हैं कि मेरे पास दो मेटल प्लेट्स हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों चार्जेस यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से हैं। तो हम बात कर रहे थे कि मेरे पास दो मेटालिक प्लेट्स हैं जिन पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस की। दैट मींस ऐसा नहीं है कि कहीं पर चार्जेस की तादाद ज्यादा है, कहीं चार्जेस की तादाद कम है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड, आप नोटिस करेंगे कि इन सारी फील्ड लाइंस के दरमियान जो फासला है वो मैंने एक जितना रखा है। तो दिस इक्वल गैप बिटवीन लाइंस इंडिकेट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलराइट, अब इन दोनों प्लेट्स पर चूंकि चार्ज डेवलप है, दिस पॉजिटिव प्लेट इज सेड टू बी एट अ हायर पोटेंशियल एंड द नेगेटिव प्लेट इज सेड टू बी एट अ लोअर पोटेंशियल। वो इसलिए कि पॉजिटिव प्लेट के करीब अगर एक चार्ज पार्टिकल पड़ा हो तो उसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। मैं ऑब्वियसली यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी टेस्ट चार्ज की बात कर रहा हूँ। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी मौजूद है, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो फासला है उसको हम डी कह देते हैं। डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डी इज गोइंग टू बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब अगर इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास एक छोटा चार्ज पार्टिकल इस तरह मौजूद हो, तो ये बात हमें समझ आती है कि इफ दिस चार्ज पार्टिकल इज स्टेशनरी, इट इज गोइंग टू फील अ रिपल्सिव फोर्स दिस वे। व्हाट इफ this positive charge wasn't present inside the field but it was thrown inside the field, somewhat like this? अगर इस पार्टिकल को इस तरीके से राइटवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसको अंदर फेंका जाए तो क्या होगा? सो ये वाला चार्ज पार्टिकल जैसे जैसे मूव करता हुआ अंदर पहुंचेगा, अब इस चार्ज पार्टिकल के पास ऑलरेडी एक वेलोसिटी होगी। इस चार्ज पार्टिकल के पास ऑलरेडी एक वेलोसिटी होगी। ध्यान से सुनिएगा, बात थोड़ी सी शायद कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दाखिल होगा तो इसके ऊपर नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, इसको मैं एफ ई से रिप्रेजेंट कर देता हूं। नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन? राइट नाउ द वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मींस यहां पर मोशन सर्कुलर होने वाला है। दैट मींस नाउ दिस पार्टिकल इज गोइंग टू स्टार्ट टर्निंग डाउनवर्ड्स। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत सी बात है, वो ये कि मोशन विल नॉट बी सर्कुलर एट ऑल पोजिशंस। मैं क्या कहना चाहता हूं, ये अगर इसका इनिशियल पाथ था, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये इस तरह से एक कर्व्ड रास्ते में जरूर मूव करेगा, लेकिन मोशन सर्कुलर नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, जरा ध्यान से देखते हैं। इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, दैट फोर्स इज गोइंग टू बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इज नॉट गोइंग टू चेंज, क्योंकि वो तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव लगती है। लेकिन इस पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो अब टेंजेंट टू द सर्कल है। Now the velocity and electric force, they are not perpendicular to each other. So they are, you should not say that ये object circular motion में move करेगा. It's going to have a curved trajectory. It's going to have a parabolic path, yes, but it's not going to be called circular motion. Okay? So let's say ये position अब consider करते हैं कि मैं green से दिखा देता हूँ जी, ये वाला point है, अभी भी ये electric field के अंदर ही मौजूद है। The electric force is still going to be vertically downwards, but the velocity is going to be tangent to the curved path. Now the velocity and the electric force, they are not perpendicular to each other anymore. पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं है। तो इसका मतलब है this should not be called circular motion. जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आएगा, मैं यहाँ पर ब्लैक डॉट से दिखाता हूँ, दिस इज द पॉइंट जहां वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आ जाए। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आ जाएगा, वेलोसिटी इस तरफ होगी। नाउ देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी फोर्स, नो फोर्स anymore. So अब यहां से आगे इसका पाथ कर्व नहीं हो सकता, यहां से आगे इट विल हैव टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। यहां लेते हैं एक ब्रेक, देखते हैं कि आपको मेरी ये डिस्कशन चले। आई एम ग्लैड अभी तक मेरी बात समझ आ रही है। इलेक्ट्रिक फोर्स सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अप्लाई होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर अप्लाई नहीं होती। ओके अच्छा, ये देखिएगा, ये इसका असल रास्ता होना चाहिए था अगर कोई डेविएशन ना होती तो वी डू रियलाइज दैट इट हैज मूव्ड अ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अब हमें याद पड़ता है जी तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v इक्वल टू u प्लस at। ये जो तीनों इक्वेशंस हैं हम इनको इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं, और इनके अप्लाई होने की शर्त ये होती है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट हो। यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक ही बात है। अब अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म या कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये होगा कि फोर्स भी, यानी जो फोर्स एक्सेलरेशन क्रिएट कर रही है वो भी यूनिफॉर्म हो। इस डिस्कशन में जो हमने देखा था एफ ई, ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होती है।
तो इस पूरी डिस्कशन में ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स थी ये यूनिफॉर्म थी, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज रिजल्टिंग इन अ वर्टिकल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स। जैसा कि हमारे एएस का काइनेमेटिक्स के चैप्टर में प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने डील किया था, दिस इज ऑल्सो अ पैराबोलिक पाथ। तो इसका मतलब है इस तरह के मोशन को भी हम एज अ प्रोजेक्टाइल ही ट्रीट करेंगे। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बनना शुरू हो जाएंगे। देखिए, अगर ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बनेंगे एंगल थीटा यूज करते हुए। एक वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। v cos ऑफ थीटा ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला v sin ऑफ थीटा है। अब v cos ऑफ थीटा ने कांस्टेंट रहना है, जबकि v sin ऑफ थीटा जो है ना, ये एक्सेलरेशन की वजह से इंक्रीज होता जाता है। तो जो भी हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट अप्लाई किए थे, वो अब इस चार्ज पार्टिकल के मोशन पर भी अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने अप्लाई करना सीखी हुई है, इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन आता है तो हम एक दफा फिर से इसको अप्लाई करके देखेंगे। Until then, let me know if there is a problem. All right, so I am glad अभी तक मेरी सारी डिस्कशन आपको समझ आई है। I just like to improve one fact that 18th चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है और 19th चैप्टर कैपेसिटेंस है। तो मैं इन दोनों चैप्टर्स को मर्ज करके एज अ सिंगल चैप्टर ट्रीट करूंगा। सिलेबस में ये दो अलग अलग चैप्टर हैं। लेट्स ट्राई एंड चेक इफ एनीथिंग इज लेफ्ट। सबसे पहला 18.1 में पहला रूब्रिक है, अंडरस्टैंड दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एग्जांपल ऑफ अ फील्ड ऑफ फोर्स एंड डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एज फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये बात हम कर चुके हैं। उसके बाद ये उसका फॉर्मूला है F इक्वल्स टू QE, ये भी हमने डिस्कस किया है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को फील्ड लाइंस की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना भी मैंने आपको सिखाया। अगर एक अकेला पॉजिटिव हो, फील्ड लाइंस उससे अवे जाती हैं। अगर अकेला नेगेटिव हो तो फील्ड लाइंस उसकी तरफ जाती हैं। अगर दोनों आइसोलेटेड ना हो, यानी करीब करीब पड़े हो, तो फील्ड लाइंस फिर इस तरह से कर्व हो जाएंगी। जितनी फील्ड लाइंस आपने इसकी ऑपोजिट साइड पे निकाली हैं, उतनी ही फील्ड लाइंस आपको यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस ही हो सिर्फ, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपस में क्रॉस नहीं होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस होने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड जाके नेगेटिव पे खत्म होती थी, पॉजिटिव पॉजिटिव के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनाने में और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व होना शुरू हो जाती है, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दोनों की एक जितनी होती है। ये हमने ओ लेवल में भी बनाने सीखे हुए हैं, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली कोई इशू नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डेल्टा V बाई डेल्टा टी, ये मैंने आपको समझाया था कि मेरे पास अगर दो मेटालिक प्लेट्स हो, जाहिर है इन मेटालिक प्लेट्स के ऊपर चार्ज किसी बैटरी के जरिए डेवलप किया गया है। अगर ना भी डेवलप किया गया हो बैटरी के जरिए, हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से डेवलप हो, तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में एक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। वो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V अगर हम डिवाइड कर दें इसके दरमियान जो फासला है डेल्टा D उससे, तो ये बात भी, ये यहाँ से आंसर भी न्यूमेरिकली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बराबर ही आ जाता है। ये बात भी हम अपने लेसन में कर चुके हैं। फिर उसके बाद डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, वो मैंने अभी आपको दिखाया। मैंने पॉजिटिव के लिए एक्सप्लेन कर दिया था, नेगेटिव ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट होगा। अच्छा, एक बात मेरे जहन में आई, मैं जरा वापस चलता हूँ अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। इस डिस्कशन में जो मैस का इफेक्ट है, व्हाट इज द रोल दैट मैस प्लेज, बड़ी कॉमन सी बात है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मैस कम होगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम होगा, लेट्स से मैंने एक और पार्टिकल यहां से डाला नेगेटिवली चार्ज, जिसके ऊपर सेम चार्ज हो, लेकिन एन ये जो नेगेटिव है इसका मास लो हो, छोटा मास हो, तो क्या होगा? तो इस केस में ये होगा कि जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में दाखिल होगा, इस पर एक तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, ठीक है, लेकिन चूंकि इसका मास कम है, फोर्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो इन दोनों पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स की अमाउंट एक जितनी होगी, लेकिन चूंकि मास इसका कम है, तो नेगेटिव पार्टिकल इज गोइंग टू एक्सेलरेट मोर, दैट मींस उसका रास्ता ज्यादा कर्व्ड होगा एज कंपेयर टू पॉजिटिव। इसकी क्या वजह है जी, मैं आपको बताता हूं। लोअर मास बट सेम क्यूब मींस सेम इलेक्ट्रिक फोर्स, बट इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय मास, जो कि एक्सेलरेशन के बराबर होगा। एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी लार्जर फॉर लाइटर मास। ये बात जरा एक दफा फिर से स्टेट करता हूँ। मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं, दोनों पर चार्ज एक जितना है। जब चार्ज एक जितना है ना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक जितनी होनी है। उस फोर्स की वजह से लगने वाली जो एक्सेलरेशन होगी वो मुख्तलिफ होगी, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन तो फोर्स और मास दो चीजों पर डिपेंडेंट है। तो जो हैवियर एलिमेंट होगा, हैवियर मटेरियल होगा, वो उतना कर्व नहीं होगा जितना कि एक लाइटर मास वाला पार्टिकल कर्व होता है। ये बात मैं यहाँ अलग से एक डायग्राम पे दिखा देता हूँ। लेट्स से ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें मैं एक पॉजिटिव चार्ज बड़ा और एक पॉजिटिव चार्ज छोटा डाल देता हूँ। एक का मास ज्यादा, एक का मास कम है। इनिशियल पाथ दोनों का सेम होना चाहिए, लेकिन जो बड़ा पॉजिटिव चार्ज है वो कम डेविएट होगा अपने रास्ते से, जबकि इसके कंपैरिजन में जो छोटा पॉजिटिव चार्ज है वो अपने रास्ते से ज्यादा डेविएट होगा। दिस इज बिकॉज जिसका मास कम होता है वो ज्यादा एक्सेलरेट करता है, इसलिए वो अपने रास्ते से ज्यादा हटेगा एज कंपेयर टू द पॉजिटिव चार्ज।
होपफुली मेरी ये बात समझ आई होगी जी। सेंड मी अ यस एंड लेट मी नो। ऑलराइट, आई एम ग्लैड वी आर अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दिस। एक्सक्यूज मी। राइट। Okay, next, understand that for a point outside a spherical conductor, the charge on the sphere may be considered to be a point charge at its center. ये बात काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर एक बड़े स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज हो और आप इसको आउटसाइड द स्फीयर से ऑब्जर्व करें यहां से, तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये सारा चार्ज किसी एक पॉइंट पर इकट्ठा हुआ है। वो इसलिए कि स्फीयर की जो डायमेंशन है, साइज है, डायमीटर है, वो उस फासले के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है जितने फासले से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। It's like if you are trying to look at an aeroplane from the surface of the earth, the aeroplane appears to be so small that you can imagine उसका सारा mass उसी जगह पर इकट्ठा है। जबकि अगर आप उसके करीब हो, उसका फासला उसके साइज के साथ कंपेरेबल ना हो, तो आपको पता लगता है कि एरोप्लेन तो बहुत बड़ी चीज है, उसमें अलग अलग जगह पर मैस मौजूद हो सकता है। ठीक है जी। तो पॉइंट मास का ये कॉन्सेप्ट होता है दैट यू ट्राई एंड ऑब्जर्व इट फ्रॉम सच अ लार्ज डिस्टेंस दैट डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर नेग्लिजिबल। आप इसके बाहर से आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि सारा पॉजिटिव चार्ज इसके सेंटर में है, इसकी बाउंड्री पर नहीं है। ये एक अजम्पशन है जो कि ऑब्वियसली रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में चार्ज हमेशा पूरी बॉडी पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एनीवे, कूलम्स का लॉ हमने डिस्कस किया था, ये उसका फॉर्मूला था। मैं एक दफा फिर से याद करवा देता हूँ। कूलम्स लॉ कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, उस कांस्टेंट को हम के कहते हैं। के की वैल्यू होती है 9 into 10 raised to power 9, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर द के is not relevant. Actually, k is going to be equal to 1 over 4 pi the epsilon naught. So instead of k, we should memorize. आप अगर k की वैल्यू याद करके लिख भी लेंगे तो मसला कोई नहीं होने वाला, डोंट वरी। So this is the formula for Coulomb's law जो हमने सीखा। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमने डिफाइन करके देखा था। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ हम आ गए थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हमने देख ली थी जी, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन ब्रिंगिंग अ स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक हो गया, ये उसकी डेफिनेशन है। रिकॉल एंड यूज द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। तो ये वो फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिखा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट मींस अगर आपके पास एक ग्राफ ऐसा बना हो जिसमें यहाँ पर वोल्टेज हो, यहाँ पर डिस्टेंस हो, तो उस ग्राफ का जब आप ग्रेडियंट निकालेंगे ना, ये मैंने बात ग्राफिकल एनालिसिस में बताई थी कि जितना ज्यादा दूर आप होते जाते हैं चार्ज से, पोटेंशियल उतना ही डिक्रीज होता जाता है। तो फॉर सच अ ग्राफ द ग्रेडियंट मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा डी। और ये बात हमने पीछे देखी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ही फॉर्मूला है। ग्रेडियंट चूंकि हर पॉइंट पे नेगेटिव है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन हमने इंक्लूड कर दिया। इस फॉर्मूला को हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, या फिर सिर्फ नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर्मूला। ओके, तो इसमें सिर्फ ये इसका नाम है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। वोल्टेज और डिस्टेंस के ग्राफ का ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है, तो वी डोंट हैव टू जस्ट वरी अबाउट दिस। फिर पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने याद करवाया था, यूज दिस फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला आपको बताया गया था। सो दिस कंक्लूड्स आवर चैप्टर ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आई एम प्रीटी श्योर इसमें से कोई भी चीज हमने यहाँ पर स्किप नहीं की है। अगर आपको लगता है कि किसी पॉइंट पर हमें और टाइम लगाने की जरूरत है तो डू लेट मी नो। ओके, so I am going to treat the next chapter, chapter 19, as a part of this. Chapter 19. Chapter 19 is capacitance. बेसिक बेसिक बात बताऊंगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन भी नहीं पड़ेंगे आज। कैपेसिटेंस को हम डिफाइन करते हैं कि कैपेसिटेंस क्या चीज होती है। इट इज द ability of a capacitor to store charge. अब इस स्टेटमेंट से मेरा बहुत इख्तिलाफ है, लेकिन आपके सिलेबस में एक नंबर के लिए ये डेफिनेशन काफी है, तो मैंने आपको ये स्टेट कर दी। और इख्तिलाफ क्यों है ये मैं भी आपको बता देता हूँ। चार्ज, असल में चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि कंजर्व रहती है और हमारे लिए यूजफुल नहीं है। चार्ज के पास जब तक एनर्जी ना हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ना हो, तब तक वो चार्ज हमारे किसी काम का नहीं है। सो इन माय बुक्स दिस डेफिनेशन शुड बी एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर, यहां से आगे, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जी, इन माय डेफिनेशन दिस शुड बी द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। मैं भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर ये एक चार्ज यहां पर पड़ा हुआ हो, पॉजिटिव चार्ज, this positive charge is of no use to us, but if I place it inside an electric field, and now this charge will be very useful for me. How? Because this charge is inside an electric field and it is experiencing a repulsion from a positive plate and attraction from a negative plate. By placing it inside an electric field, now I have given, yes, supplied this charge an electric potential energy. अब अगर इस चार्ज पार्टिकल के रास्ते में मैं अब एक लैंप लगा दूं,
Now this positive charge is going to move through my lamp and energize it and then go back to the negative terminal. So by storing positive and negative charges on a plate, because एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट होता है, डाइपोल मतलब सेपरेशन ऑफ चार्जेस क्रिएट होती है, इस सेपरेशन की वजह से एक चार्ज पार्टिकल के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आती है. सो अ कैपेसिटर एक्चुअली स्टोर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ये पॉजिटिव चार्ज जब मूव करके नेगेटिव तक चला जाता है तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस्तेमाल हो जाती है. असल में एक कैपेसिटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस. ओके, I know that was a little intense, but stay with me. इमेजिन करें जी, ये मेरे पास दो मेटालिक प्लेट्स हैं, ये मेरे पास एक स्विच है और मैंने इसके साथ ये एक बैटरी लगा दी है. हमें पता है बैटरी के पास एक पॉजिटिव पोटेंशियल है और इधर नेगेटिव पोटेंशियल है. ध्यान से देखिएगा, ये जो मेटालिक प्लेट्स यहाँ बनाई हैं, इनके पास भी इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, राइट. इन वायर्स के अंदर भी नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं, पॉजिटिव चार्जेस भी मौजूद हैं. मैं जैसे ही इस स्विच को यहाँ से क्लोज करता हूँ तो क्या होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल attracts negative charges from this plate. Negative charges यहां से फ्लो करके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक आ जाते हैं. That way they generate a positive charge on it. जबकि ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करता है, अदर नेगेटिव्स को रिपेल करता है और वो नेगेटिव्स फिर जाकर इस प्लेट पर डेवलप हो जाते हैं. ये वाले जो पॉजिटिव्स हैं ये भी असिस्ट करेंगे यहां से नेगेटिव्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट होने में. Alright, so this way a battery can cause the development of charges on the metal plates. Positive terminal attracts and removes negative charges and negative terminal deposits negative charges on the plate. तो इस वजह से इन दोनों के दरमियान में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. कैपेसिटेंस को मैं डिफाइन कर रहा हूं. कैपेसिटेंस इज द चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पीडी. आपको अपनी डेफिनेशन में ये लिखना चाहिए जी, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस. फॉर्मूला की सूरत में मैं लिख देता हूं, कैपेसिटेंस बाय नेचर इज C इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय V. पॉजिटिव प्लेट पर और नेगेटिव प्लेट पर एक जितना ही चार्ज डेवलप हुआ है, तो उस चार्ज को अगर इन दोनों प्लेट्स के दरमियान वोल्टेज से डिवाइड कर दें तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है जिसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं. कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरेड, कैपिटल F से शो करते हैं. वोल्टेज का यूनिट होता है, सॉरी चार्ज का यूनिट होता है कूलम्स और वोल्ट्स का यूनिट होता है वोल्ट्स. पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट्स. सो फैरेड इज इक्वल टू कूलम्ब पर यूनिट वोल्ट्स. अपनी डिस्कशन को हम यहीं पर आज के लिए रोकते हैं. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ये चार्ज की डेवलपमेंट प्लेट्स पर किस तरह से होती है और चार्जिंग डिस्चार्जिंग ग्राफ्स भी देखेंगे और कैपेसिटेंस के बारे में और कुछ मालूमात को एक्सप्लोर करेंगे. आज के लिए बस इतना ही है जी. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर. सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज.